अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो बायोलॉजी की बाबा। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड और चैप्टर हमारा चल रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और इसे हम बायोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से इसको समझना, ध्यान से देखना, बहुत सारी बातें पता चलेंगी क्योंकि मैं कुछ बातें पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो के ऊपर और एक वीडियो पूरी बनी हुई है डीएनए के ऊपर। तो किसी ने अगर वो देखी हुई है तो वेल एंड गुड और वही देख के चले, बाकी जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए है एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर के लिए। यहाँ से चल रहे तो चलो चैप्टर के ऊपर एक न्यू वीडियो बना देते हैं, इस पर अच्छे से बनाएंगे और डिस्कस करेंगे लेंथ के अंदर। जितनी बुक के अंदर बातें हैं उतनी ही डिस्कस करनी है यहाँ पे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जिन्हें आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। तो बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं एक बात आपको पहले बता चुका हूँ, जब हम प्रोटीन या सेल के अंदर पढ़ रहे थे कि आपकी बॉडी के अंदर 10,000 प्लस प्रोटीन डिस्कवर हो चुकी हैं और वो सिर्फ इसी न्यूक्लिक एसिड की वजह से। तो पहली बात तो यही पता चल गई है कि न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कीमती चीज़ है कि न्यूक्लिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके का काम करता है और क्या होगा उसके अंदर, हम क्या पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा असल कहानी इसकी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर है, असल कहानी वहाँ है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये न्यूक्लिक एसिड है क्या, कहाँ पाया जाता है। डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ और इसी तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी पाई जाती हैं, 10,000 प्लस प्रोटीन्स हैं और वो इसी के बेस पर हैं और मोर डिस्कवर होना बाकी हैं, अभी भी बहुत अभी बाकी हैं, बहुत पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है अभी भी। असल कहानी आती है कि आपका एक डीएनए, डीएनए का डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत जगह पे किया है और डीएनए आपको मालूम है हर जगह आपने सुना है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा और सेल के अंदर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्रोमोसोम के अंदर आपको मालूम होगा। तो एक डीएनए 7 नैनोमीटर फीट का होता है। ये आम बात नहीं है जो यहाँ लिखी गई है, बहुत ही कीमती और ख़जाने से कम वाली बात नहीं है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख दी गई है कि आप नैनोमीटर फिट पढ़ रहे हो और साथ में 7 नैनोमीटर फिट, ये एक बहुत लंबा थ्रेड है। गूगल करो जाके, देखो कि 7 नैनोमीटर बहुत बड़ा थ्रेड है डीएनए। और डीएनए यानी आपकी बॉडी से भी लंबा थ्रेड जो है डीएनए का है। अगर आप एक 20 साल के हैं या 19 साल के हैं या सपोज करें आप इंटर हैं, इंटर में और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और तकरीबन आपकी उम्र अभी 17 होगी उमूमन, या 16 होगी या 15 होगी या 18 होगी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं। तो ये एक आपका जो एक डीएनए ना, सिर्फ वन डीएनए, मैं एक डीएनए की बात कर रहा हूँ, आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक डीएनए, आपकी बॉडी के अंदर लातादार डीएनए मौजूद हैं और हर एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी स्किन का कलर, आपका नेल, आपके केराटिन प्रोटीन, आपके हेयर का कलर, आइज का कलर, आपकी बॉडी के तमाम फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, इंसुलिन का फंक्शन, तमाम डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है। और वो किस बुनियाद पर है? न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर है, यानी क्रोमोसोम। पढ़ चुके हैं हम लोग ये बात, सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 7 नैनोमीटर फिट बहुत लॉन्ग बात है, यानी आपकी बॉडी जो एक पूरी, अगर आप 17 साल की उम्र के हैं तो मिनिमम मैं तो मुझे ये बता देता हूँ, 16-17 साल की उम्र के हैं तो इससे लंबा थ्रेड तो डीएनए का है भाई। यानी आपकी बॉडी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर इंसान इतना है, अगर मैं यहाँ पे एक इंसान बनाऊँ, जैसा भी बन रहा है, माइंड ना करना, एक इंसान है तो इससे लंबा तो है ना भाई डीएनए, इसके सामने इंसान तो कुछ भी नहीं है, इससे लंबा डीएनए, ये तो भी कुछ भी नहीं बना है, इससे भी लंबा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है। लेकिन फिर ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद कैसे है? अल्लाह ताला ने इसको रखा कैसे है फिर इतने बड़े डीएनए को, और एक डीएनए को कैसे रखा है? तो उसको हम, उसने अल्लाह ताला ने इस तरीके से कुछ गुच्छा बना के रखा है जिसे हम क्रोमेटीन कहते हैं। और हिस्टोन विस्टोन, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मालूम होगा, जो सेकेंड ईयर के अंदर आगे तो बहुत और बातें भी डीएनए के बारे में आपको पता चलेंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, बाकी चीज़ें भी हमें पढ़नी है, सिर्फ डीएनए तो मौजूद नहीं होता।
और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो भी हमें देखनी है। तो सपोज करें मैं यहाँ पे आपको एक क्रोमोसोम बना के दिखा रहा हूँ। अव्वल तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि बड़ा ही अजीब क्रोमोसोम बना है, माइंड मत करना, फिर से बात है, ये क्रोमोसोम है। आपने बोला इसको बड़ा करके दिखाओ ना, ठीक है बड़ा कर देते हैं मज़ीद। तो हमने देखा कि इसके अंदर एक जीन था इस तरीके का, उसको हमने जब बड़ा किया इस तरीके का कोई जीन दिख रहा था एक। लेकिन जब हमने इसको मज़ीद माइक्रोस्कोप से बड़ा किया तो हमें देखा कि एक गुंचा पड़ा हुआ है कोई अलग किस्म का। कर दिया भाई, ये गुंचा था जिसे हमने क्रोमेटिन का नाम दिया। मज़ीद बड़ा किया तो हमें मालूम हुआ कि इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इस तरीके से चल रहे हैं और मज़ीद भी हैं, बहुत ही लंबे हैं। तो हमने बोला कि इसको मज़ीद बड़ा करके दो हमें। हमने किया तो देखा कि इसके अंदर कोई नाइट्रोजनियस बेस थे और इस तरीके से कोडिंग चल रही थी। यही बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात मैंने यहाँ पे नहीं की है। ये सारी बातें आपको मालूम होंगी, आप जाके वो वाली वीडियो देख लो, अच्छा समझ में आ जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं या इसको मिटा देते हैं, चलें इसको मिटा देते हैं इन सारी बातों को, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक डीएनए मौजूद नहीं होता, पूरा जो क्रोमोसोम के अंदर होता है वो एक होता है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड जिसे हम कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो, न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हो, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, सही है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड कुछ भी कहो आप लोग, आपकी मर्जी है। तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर, यानी सॉरी एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद नहीं होता, पूरा न्यूक्लियोटाइड मौजूद। न्यूक्लियोटाइड किस तरीके का होता है वो हमें देखने हैं, और इसको हम न्यूक्लियोसाइड भी कह सकते हैं। एक और बात, न्यूक्लियोसाइड स्पेलिंग गलत हो गई। हम्म, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोसाइड भी कह सकते हो आप लोग। कब न्यूक्लियोटाइड और कब न्यूक्लियोसाइड ये अभी हमें देखना है। पेंटोस शुगर होता है, राइबोस होता है, ये मालूम होगा आपको, और फ्रुक्टोस जैसा स्ट्रक्चर होता है, मना चुके हम लोग पहले भी। लेकिन जाहिर सी बात है ये पेंटोस है, वो फ्रुक्टोस था, तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा इसका स्ट्रक्चर। पांचवें कार्बन पे एक यहाँ है और ये एक पहला कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच, सही है। यहाँ पे तो OH लगा दो आप लोग सबसे पहले, सही है। OH की कहानी जान छूटी, और ऊपर तो पता है क्या चलेगा, H चलेगा, आपको मालूम है। यहाँ पे पहले कार्बन पे नाइट्रोजन बेसिस आ जाते हैं, और नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, मैं यहाँ N लिख रहा हूँ, नाइट्रोजनियस बेसिस N.B। नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडीन, आपको जल्दी से बताना होगा, पढ़ चुके हम लोग। प्यूरिन और पैरामिडीन होते हैं जिनमें से एडेनिन, थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन, और ये जो पेयर करते हैं नाइट्रोजनस, इससे चल रहा होता है। यानी यहाँ पे डीएनए आपका मौजूद होता है, ये डीएनए भी कह सकते हो आप इसे, ये एक आपका डीएनए साहब आ गए, और ये डीएनए है, और यहाँ पे आपका ये डीएनए चल रहा होता है, बीच में वो है आपका पेंटोस है यानी राइबोस शुगर है, यहाँ पे एक, ये दूसरा पैराडीन, प्यूरिन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है कि पैराडीन, प्यूरिन, ये सारी बातें आप लोगों के ऊपर डिस्कस हैं। अगली जो बात आती है, जो पांचवें कार्बन होती है वहाँ फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप मालूम होगा किस तरीके का, तो बना देते हैं फटाफट। P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे एक O आ जाता है और इससे लिंक होता है, और इस तरीके से आपका पूरा एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल बन जाता है। जब इतने सारे ये न्यूक्लियोसाइड आपस में बॉन्ड कर देते हैं, जब इतने सारे न्यूक्लियोसाइड एक साथ बॉन्ड करते हैं ना, तो इतने सारे न्यूक्लियोसाइड एक साथ बॉन्ड हो रहे होते हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड अलग चीज़ होती है, बताते हैं अभी। जब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ बॉन्ड हो रहे होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं कि वो क्रोमेटिन है। एक न्यूक्लियोटाइड अगर बॉन्ड होगा तो हम उसे क्रोमेटिन नहीं कहेंगे। आपकी बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर बेताशा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होते हैं जिसकी बुनियाद पे क्रोमेटिन बनता है, और जब हम किसी एक को उठाते हैं तो उसमें हम देखते हैं ये जीन है, और जीन के अंदर ये पूरा आपका एक जीन है।
और इस पूरे एक जीन के अंदर नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोस शुगर होगी यानी राइबोस शुगर, और साथ में फॉस्फेट। तो ये एक पूरा क्या बन गया आपके पास, एक ये पूरा बन गया आपका जीन। ये एक पूरा जीन है, बट जब इसके अंदर प्लस करते जाएंगे, प्लस प्लस, तो ये आपका क्या बना देगा, क्रोमेटीन बना देगा। क्रोमेटीन बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन एक होगा, जब हम जो उठाते हैं, एक अगर एक हेयर है, हेयर के अंदर हमें मालूम करना है उसका कलर, उसकी जीन, डीएनए के बारे में, तो हम उसके अंदर इतने सारे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पूरा मौजूद होता है एक बाल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उस बाल का उठाते हैं, उस क्रोमोसोम को देखते हैं, उस क्रोमोसोम में से हम क्रोमेटीन तक पहुँचते हैं, क्रोमेटीन में से हम एक न्यूक्लियोटाइड को उठाते हैं जिसे हम जीन भी कहते हैं, और पूरे जीन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप, यानी ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और नाइट्रोजन बेस ग्रुप हो गया, और जिसे हम पूरा न्यूक्लियोटाइड कह रहे होते हैं, और इस तरीके से जीन होता है, दिखता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मुझे हेयर का डीएनए बताओ, तो आप बोलोगे ना ना ना, हम जो है हेयर का डीएनए नहीं बताते। हम क्या कहते हैं कि हम एक हेयर लेंगे किसी बंदे का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका क्रोमोसोम सबसे पहले देखेंगे, क्रोमोसोम के बाद हम पहुंचेंगे क्रोमेटिन तक, क्रोमेटिन से हम जो है एक जीन निकालेंगे, और जीन को हम टेस्ट करेंगे। उसके अंदर क्या क्या मौजूद होगा, उसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, पेंटोस शुगर होगी, और नाइट्रोजन बेस होगी। और हम जो देखते हैं वो नाइट्रोजन बेसिस को देखते हैं, जिसे हम डीएनए कहते हैं। बाकी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, बाकी इसके सपोर्टर होते हैं और कुछ नहीं होता। तो असल कहानी तो यहाँ पे मौजूद होती है, यानी आपकी इस पे मौजूद होती है। ये सारे जो हैं ये इसके सपोर्टर मौजूद होते हैं। अब मैंने बोला एक न्यूक्लियोसाइड होता है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ना हो। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, अगर ये वाला फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोसाइड है। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। पैराबेनिक प्यूरिटीन के बारे में आपको मालूम होगा कि क्या होते हैं, और मैंने वो भी आपको बताया कौन कौन से होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर जाएं फटाफट से वो वीडियो देख लें, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, नोगोनिन, यूरासिल, ये कब यू बॉन्ड होते हैं, ये सब वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो रिकॉर्ड मौजूद है उसका, आप जाके वहाँ देख लें, अच्छे से मौजूद है। अगली बात पे चलते हैं, उसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ फटाफट। हम्म, टाइम ले रहा है लेकिन हो जाएगा जल्दी। और प्लीज़ एक काम करो, इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दो, ताकि आने वाली तमाम वीडियो को मिल जाए। और इनको उन बच्चों तक शेयर करो भाई, जिनको आप जानते हैं, आपके सर्कुलेट में हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये शेयर करो, ताकि उनको भी ऐसी वीडियोस मिल सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकें, जान सकें। वही बात है, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे हमारा पेड नहीं चल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है। तभी इसको मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ सेल के अंदर, टाइम नहीं लूँगा मैं इसमें। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होगा, साफ बात जाहिर हो रही है, क्या है ना, जिसके अंदर से मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, अभी मैं लिख देता हूँ, फिर बताते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होगा। वैसे तो साफ नाम से जाहिर हो रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड, सही है ना। एक न्यूक्लियोटाइड वाले को क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जेनरल न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, ऑल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बट समटाइम्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। वही बात मैंने अभी आपको बताई कि ना, एक क्रोमेटीन देखा था, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, लेकिन हमने एक जीन को उठाया तो उसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। और ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस की अभी, इंडिपेंडेंट मोनोन्यूक्लियोटाइड के एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप, एडीपी, एडीपी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। To metabolic activities, this demands that सारे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी 7.3 के एडीपी एनर्जी रिलीज करता है, 31 पॉइंट के मोल के अंदर होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कोई काम बात थी, पेज नंबर 21 था, कोई काम की बात नहीं थी, पढ़ लेना बस। आगे चलो, डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसे हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और डाइनिकोटीन एमाइन ग्रुप के साथ ज्वाइंट होता है, अटैच होता है, और वर्क करता है को एंजाइम के तौर पर। डिटॉक्स रिएक्शन कहाँ पढ़ना है, बायोजेनेटिक्स के अंदर पढ़ा था, जाओ देख लो, उसकी वीडियो भी पढ़ चुके हैं, तभी तो मैंने इसको जल्दी जल्दी निपटाने का बोला था। अगली बात पे आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एक बार देख लेना। से भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक क्रोमेटिन के अंदर इतने सारे चेन्स मौजूद होते हैं,
और उसका नाम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी जैसे सारे डीएनए मौजूद होते हैं, हमने एक डीएनए को उठाना होता है और सबका फंक्शन एक जैसा होता है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अभी बताया, पढ़ चुके हैं हम लोग। और डीएनए डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, डबल हेलिक्स होता है, हेलिक्स की तरह होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कौन किसके साथ बाइंड कर रहा होता है, सही है। ये सारी अलग तरह की कुदरत का निज़ाम है जो यहाँ पे चल रहा है, और 7 नॉन मीटर लॉन्ग होता है। अच्छा जी, एक बात यहाँ पे लिख दी है इन्होंने, 2 पॉइंट्स, बल्कि एक 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं इन्होंने। आ जाओ जल्दी से 23 पेज पे। Both helix are opposite direction, one chain from 5 to 3 and downward, where the other chain to 5 direction distance between them for one another is 20, each turn 10 base pair। बहुत अच्छी बात लिख दी है, काम की बात भी है, लेकिन मैं कैसे पढ़ रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने ये बात तो लिख दी, लेकिन बच्चे के ऊपर से गुजर जाएगी। ये बच्चा है अभी, आप हो, सही है, सही है, पता नहीं मैं क्या बना, ये आप ही हो ना। यार छोड़ो यार, पूरा मंच हो गया हम लोग। तो ये अच्छी शक्ल बनाते हैं, सही है, एक अच्छी शक्ल बना के देते हैं हमको। ये आप हो, सही है। लेकिन जब मैंने आपको बताया यहाँ पे ये आखिरी के 2 पॉइंट्स, यहाँ पे आपकी 11-11 बजे और ये यूँ निकल गई, यहाँ पे नहीं बैठी, और आप बोल रहे ये क्या हुआ। तो सीधी बात है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन्हें भी रहने दें। ये आपकी सेकेंड ईयर की क्रोमोसोम एंड डीएनए आपका पूरा चैप्टर है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे रिप्लिकेशंस की बात यहाँ लिख दी है इन्होंने, और रिप्लिकेशन यहाँ पे समझाना मुमकिन नहीं। पूरा डीएनए का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपके पास नेगेटिव ग्रुप, अमाइनो एसिड, पॉजिटिव ग्रुप, और उसके अलावा नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। फिर इसके अलावा वहाँ पे और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिनका डिस्कस यहाँ पे नहीं किया गया, तो मैं उसको फिर नहीं पढ़ा पाऊँगा, यहाँ पे मुमकिन नहीं है। आगे आ जाओ। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होती हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता दो। ट्रांसलेट करना होता है, सही है, आपको मालूम होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी। राइबोन्यूक्लियोटाइड मैसेंजर एमआरएनए जो मैसेज ट्रांसफ़र करता है, फिर उसके बाद जो है ट्रांसलेट की जाती है वो, और फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, पूरी कॉपी बना के ये काम चल रहा था। आगे आ जाओ। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड ज्वाइंट होता है, तो ये बनता है सेलुलोसाइड में पाया जाता है। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, एक बार रीड कर लेनी है। आज का टॉपिक आपको पूरा रीड पे बेस पे है। जो जो बातें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट्स, और इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है मौजूद, सीधी बात है। इसमें अभी रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, न्यूक्लियोटाइड को बस समझाना था मुझे, उसके स्ट्रक्चर को समझाना था। ये मोनो, डाई और ये सारी बकवास बातें हैं भाई। हम बकवास तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस स्टूडेंट में बकवास हैं जो पढ़ चुके हैं। लिपिड जिसने पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, तो क्या उसको ये सारी बातें नहीं पता चल जाएंगी, नाम से ज़ाहिर नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने इतने सारे नाम्स पढ़ लिए, वहाँ पे डाई वाई सब पढ़ा, तो यहाँ पे नहीं ज़ाहिर हो जाएगा, सीधी बात है, पता चल जाएगा। बस बॉन्ड का नाम याद रखो, ये कहानी ख़त्म करो। और इसके अलावा जो उन्होंने डीएनए का एक छोटा सा टॉपिक डाल के बहुत बड़ा एहसान किया ना, उसको 12th के लिए रख दो, सीधी बात है। और बस उसको रट लो, और कोई चारा नहीं है यहाँ पे कराने का उसको। मुझे जो कराना था वो मैंने करा दिया है। और इसी तरह आज की वीडियो के लिए मुझे दी इजाज़त। अगली वीडियो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर को हमने मुकम्मल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।